चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि मुमकिन है आइंदा चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा है कि कमीशन वस्त फरवरी तक इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। ANP के वफ्द की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मियां इफ्तिखार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया है आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन का इनेकाद लाजिम है। ANP ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवा सकते तो कम अज कम इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल दे दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वस्त फरवरी तक इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि कोशिश करेंगे कि हल्का बंदियां जल्दी करें जिससे इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं। डिजिटल मरदमशुमारी के बाद पेशावर की आबादी भी कम हो गई। जाहिद खान ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया कि ANP को डिजिटल मरदमशुमारी पर एतराज़ात हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आगा हसन बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है इलेक्शन अपने वक्त पर हों, इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर करवाना लाजिम है। अब्दुर्रहमान केथरान ने कहा कि हल्का बंदियां ज़रूरी हैं, बेशक इलेक्शन लेट हो जाए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि बुनियादी मसाइल पर बात किए बगैर दीगर मामलात पर भारत से ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ सकते। तनाज़ा कश्मीर, पाक भारत जंगों और दीगर मसाइल पर पेशरफ्त न होने की बुनियादी वजह है। सियाचिन मसले को बेनज़ीर भुट्टो राजीव गांधी माहदे की रोशनी में हल करना चाहते हैं। भारत के साथ बातचीत सिर्फ अपनी उसूली पोजीशन की बुनियाद पर ही करेंगे। हम आलमी सतह पर पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दीगर अकाबरीन के साथ इंतखाबात बर वक्त कराने पर बातचीत हुई। अमरीका ने चीन या रूस समेत किसी मुल्क से तिजारती ताल्लुकात मुनक़दा करने का मुतालबा नहीं किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतख़ाबात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर ही होंगे। कोई शक नहीं, हम मुख्तसर मुद्दत की निगरान हुकूमत हैं, हम गैर सियासी सेटअप हैं, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि भारत सियाचिन पर गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है। हम मसला सियाचिन को बेनज़ीर भुट्टो राजीव गांधी माहदे की रोशनी में हल करना चाहते हैं। पाक भारत आबी मसाइल इंतहाई अहम है। भारत का रवैया हमारे लिए नंबर 1 मसला है। भारत ने बड़े पैमाने पर सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। उम्मीद है भारत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप एक आलमी इवेंट है। भारत के साथ ताल्लुकात की नौयत तब्दील नहीं हुई। और बात करते हैं बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज की। अंजुमन ताजरान पेशावर ने बिजली के भारी बिलों और महंगाई के खिलाफ आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज़। पेशावर में बिजली की भारी भरकम बिल्स के खिलाफ अंजुमन ताजरान पेशावर ने शटर डाउन एहतजाज की कॉल दी है। इस वक्त मैं पेशावर के पीपल मंडी बाजार में मौजूद हूँ। तो मेरा कैमरामैन शायद अहमद आपको दिखा सके तो यहाँ पर तमाम दुकानें जो है वो इस वक्त बंद है और जो ताजर बिरादरी है वो इस वक्त एहतजाज पर है। कहते हैं कि हम अपनी दुकानें तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हुकूमत जो है ये भारी बिल जो है वो वापस न कर दे। यहाँ की ताजर बिरादरी का कहना है कि बिजली लोड शेडिंग हो रही है, उसके बावजूद बिल्स है वो इंतहाई भारी आ रहे हैं और उसमें इजाफी टैक्सेस भी आ रहे हैं। तो हुकूमत जो ये टैक्सेस है इजाफी ये ख़त्म करे और जो मुफ्त बिजली की यूनिट्स दिए जा रहे हैं तो वो भी ख़त्म किए जाए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी आइंदा जुमे के रोज़ एहतजाज की कॉल दी है। यहाँ की ताजर बिरादरी ने भी जमात इस्लामी के साथ एहतजाज में शिरकत का ऐलान किया और कहा कि आइंदा का लायामल जो है हम आइंदा जुमे के रोज़ जमात इस्लामी के साथ एहतजाज में करेंगे। जी, बिजली के बिल्स पर एहतजाज करने वाले शहरियों को तो अभी रिलीफ नहीं मिला, लेकिन फ्री यूनिट ख़त्म करने की तजवीज़ सामने आने पर गुजरावाला में गैपको ऑफिसर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया है। ऑफिसर्स का कहना है कि फ्री यूनिट ख़त्म किए गए तो बिजली की सप्लाई रोक देंगे। इस बारे में मजीद हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना आंसर। आज देखें गुजरावाला समेत मुल्क भर में बिजली के इजाफी बिलों के ख़िलाफ़ जो अवामी एहतजाज हो रहा है उस पर हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ दी जा रही है कि अफसरान को जो फ्री बिजली के यूनिट दिए जाते हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। इस फैसले के ख़िलाफ़ गुजरावाला में जो गैपको रीजन के ऑफिसर्स एसोसिएशन और इंजीनियर एसोसिएशन उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। गुजरावाला में गैपको हेडक्वार्टर के बाहर एक एहतजाजी कैंप भी लगा दिया गया है जिसमें तमाम ऑफिसर्स शरीक हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर बिजली के फ्री
फ्री यूनिट ख़त्म किए गए तो वो इसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज जो है वो इससे ज़्यादा शदीद अंदाज में करेंगे। गैपको के जो ऑफिसर्स हैं इनका ये कहना है कि उनके जो फ्री यूनिट हैं वो उनकी तनख्वाह का हिस्सा हैं जो महकमे की तरफ से उन्हें दिए जाते हैं। अगर ये ख़त्म किए जाएंगे तो इसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे के सबब जहां हर फर्द परेशान है तो वहीं उसका असर बराह रास्त कारोबार पर भी पड़ रहा है। हैदराबाद में फर्नीचर के कई कारखाने बंद और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद जहां शहरी सरापा एहतजाज हैं तो वहीं कारोबारी तबके के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। हैदराबाद में फर्नीचर साजी के कारखाने तेजी से बंद होने लगे हैं, जबकि दीगर कारखानों में भी काम न होने के बराबर है, जिसकी वजह से कारखानों में काम करने वाला मजदूर तबका बेरोजगार हो रहा है। अकेला कमाने वाला हूँ और मजदूर तबके का बन रहा हूँ। अब 18,000 रुपये में 20,000 रुपये में बिल कैसे भरूँ, 30,000 बिल कैसे भरूँ। नाश्ता तक नहीं बन रहा सुबह हमारे यहाँ, एक टाइम का खाते हैं, दूसरे टाइम की सोच पड़ जाती है। हमारे कारखाने और शोरूम काफ़ी हद तक बंद पड़े हुए हैं, जिसमें यह है कि हम रोजाना के जो 4 से 5 चक्कर मारते थे अब 1 चक्कर रह गया हमारा। हालिया महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे से जहां फर्नीचर की दुकानों और कारखानों में डिमांड का कम होना है तो वहीं महंगी बिजली और वो भी दस्तयाब न होने के बाइस कारखाने बंद हो रहे हैं। कई काम हम पुराने दौर में चले गए जो हाथ से करा करते थे, आज से 20 साल 30 साल पहले मशीनें छोड़ के वो दोबारा हाथ से करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बिजली का महंगा होना है। हमारे कारखाने बंद होते जा रहे हैं। ये काटेज इंडस्ट्री है। जिन लोगों के कारखाने 2-2 3-3 कारखाने जहाँ पर थे वहाँ पर अब वो मुश्किल से एक कारखाने के ऊपर आ गए हैं। खुदा के वास्ते इस मैटर को सीरियस लें और लोग सिविल नाफरमानी पे उतर आए हैं, लोग बिल जला रहे हैं। महंगाई और बिजली के इजाफी बिलों से हर तबका शदीद मुतासिर है। दिहाड़ीदार तबका हो या कारखानेदार, सबका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे को वापस लेकर महंगाई को कम करने के हंगामी इक़दाम उठाए। कैमरामैन अब्दुल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। बिजली के बिलों में इजाफा क्यों हुआ है? कौन कौन सा टैक्स किस किस मद में लिया जा रहा है? टैक्सेस के अलावा और दीगर सरचार्जेस कितने हैं, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। नापरा ने बिजली यूनिट में 4 रुपए 95 पैसे का बुनियादी इजाफा किया, जिसके बाद मुल्क भर के सार्फिन का बिल बढ़ गया। 100 यूनिट तक के सार्फिन का पहले फी यूनिट था 13 रुपए 78 पैसे, अब 16 रुपए 48 पैसे है, यानी 3 रुपए का इजाफा। 200 यूनिट तक फी यूनिट पहले 18 रुपए 95 पैसे था, अब 22 रुपए 95 पैसे है, मतलब 4 रुपए का इजाफा। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों का पहले फी यूनिट था 22 रुपए 14 पैसे, अब है 27 रुपए 14 पैसे, यानी 5 रुपए का इजाफा। 400 यूनिट तक फी यूनिट था 25 रुपए 80 पैसे, अब है 32 रुपए 30 पैसे, यानी 6.5 रुपए का इजाफा। 500 यूनिट तक पहले फी यूनिट 27 रुपए 74 पैसे था, अब 35 रुपए 24 पैसे है, मतलब 7.5 रुपए फी यूनिट का इजाफा। बिजली में इजाफे का इतलाक हुआ 1 जुलाई से, इसलिए अगस्त के बिलों में टैरिफ एडजस्टमेंट के नाम पर पिछले महीने के बिल का इजाफा रवा माह में हुआ और रवा माह में बिजली के यूनिट पर भी रकम बढ़कर आई। यूं बिलों में ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। रवा माह फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में हर यूनिट पर 2 रुपए 31 पैसे बढ़े हैं। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गुज़िश्ता माह फर्नेस ऑयल या गैस खरीद कर सार्फिन को सस्ती बिजली दी जाए तो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की रकम रवा माह में शामिल कर दी जाती है। अगर के इलेक्ट्रिक का हिसाब किताब ये बताए कि सार्फिन से रवा माह रकम कम ली गई है तो मजीद रकम के हुसूल के लिए यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट के नाम से पिछले महीनों की रकम रवा महीने में ली जाती है और इस बार भी क्वार्टरली एडजस्टमेंट के नाम से बिलों में फी यूनिट 1 रुपए 55 पैसे लिए गए हैं। जिन सार्फिन को माजी की हुकूमतों ने रिलीफ दिया उनसे पिछले महीनों की रकम लेने के लिए डिफर्ड FCA हासिल किया जाता है। इस माह के बिल में मई के डिफर्ड FCA की मद में 74 पैसे और जून के हर यूनिट की मद में 33 पैसे लिए गए हैं। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज उतारने के लिए भी पैसे बिजली सार्फिन से लिए जा रहे हैं। पावर होल्डिंग लिमिटेड सरचार्ज के नाम से हर घरेलू सारिफ से फी यूनिट 43 पैसे, जबकि कमर्शियल सार्फिन से 3 रुपए 82 पैसे वसूल किए जाते हैं। 250 यूनिट के बिल पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सेल्स टैक्स, TVL फीस मिलाकर टैक्सेस और ड्यूटीज 13% से जायद हैं। अगर एक बिल तकरीबन 250 यूनिट का है तो 27 रुपए फी यूनिट के हिसाब से प्राइस 7,000 रुपए होंगे, लेकिन टैक्सेस और दीगर चार्जेस बनेंगे तकरीबन 5,500 रुपए के और यूं 7,000 का बिल 12,500 का हो जाएगा। वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।
आवाम को बिजली के बिलों में कैसे और कितना रिलीफ दिया जाए, IMF ने हुकूमत से इस मुतालिक तहरीरी प्लान मांग लिया है। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने तजावीज़ दे दी हैं। IMF ने पूछा क्या रिलीफ देने से टैक्स कम हो जाएगा, जो टैक्स कम होगा क्या उसके लिए किसी और मद से रकम निकालेंगे। शमशाद अख्तर ने सेनेट की कायमा कमेटी को भी बता दिया कि IMF की शराइत पर चलेंगे तभी बैरूनी इमदाद मिलेगी। मसाइल के हल के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन फिर भी आपको सब्र करना होगा। खर्चे मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। मार्केट से 23% पर कर्ज लेना पड़ रहा है। 70% आमदनी कर्ज की अदायगी में जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिजली के शोबे में काफ़ी अरसे तक मराहत दी गई हैं। ये पॉलिसियाँ निगरान हुकूमत ने तो नहीं बनाई। कई दहाइयों की पॉलिसीज़ को एक दिन में तब्दील नहीं कर सकते। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने एक वजाहती बयान में कहा है कि सेनेट कमेटी ख़जाना के इजलास में उनके एक बयान को गलत तौर पर पेश किया गया। उन्हें अपने मुल्क की खिदमत करने का मौका मिला है, जो बहुत एजाज़ की बात है। आज की सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की ब्रीफिंग के दौरान मेरे एक हल्के से बयान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतने मुश्किल हालात में ये चैलेंज क्यों कबूल किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि मुझे अपने मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत ज़िला बहावलपुर में दरिया सतलज में आने वाला सैलाबी रेला अहमदपुर शर्किया से गुजर रहा है। सैलाबी सूरत हाल के बारे में मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। जी, दरियाए सतलुज में इस सीजन का आने वाला तीसरा सैलाबी रेला, जो कि ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला था, वो डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में 150 किलोमीटर बहकर अब अपनी आखिरी मंजिल यानी तहसील अहमदपुर शर्किया के दरियाई बेल्ट को डबोता हुआ हेड पंजनद की तरफ रवां दवां है। सैलाब की तबाहकारियों और उसके बचाव के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से जो इक़दामात किए गए हैं उस पर सूबाई वज़ीर ज़कात और उशर ज़फ़र नासिर ने प्रेस ब्रीफिंग की। उनका कहना ये था कि दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब तो आया है, लेकिन रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाइयों से सैलाब से बचाव के लिए 1,30,000 से ज़्यादा लोगों को दरियाई बेल्ट से जो है वो महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। इसके साथ साथ 50,000 से ज़्यादा माल मवेशियों को भी महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। सूबा बलूचिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत आम हैं। डॉक्टर्स के फ़राइज़ में अदम दिलचस्पी के बायस हॉस्पिटल्स में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। निगरान हुकूमत भी डॉक्टर्स की अस्पतालों में ड्यूटी की अदायगी का उन्हें पाबंद बनाने में नाकाम दिखाई देती है। कोयटा से में रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। गोद में बीमार बच्ची को उठाए, डॉक्टर्स की सदाएं लगाता शहरी। ये मंजर क्वेटा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के शोबे अतफाल के हैं, जहां ना डॉक्टर्स दिखाई दे रहा है और ना ही तिब्बी हमला। इस वीडियो से सिर्फ 3 रोज़ कबल निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान खान डोमकी ने इसी अस्पताल के दौरे के मौके पर कहा था कि किसी भी डॉक्टर्स या हेल्थ ऑफिसर्स के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई तो कार्रवाई होगी, लेकिन लगता है कि वज़ीर आला साहब की तंबीह का ज़रा भी असर नहीं हुआ। मेरे पूरे बलूचिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स, डॉक्टर साहिबान, DHOs, MS के मैं किसी भी टाइम किसी भी वक्त बगैर बताए किसी भी हॉस्पिटल को विजिट करूंगा। वहाँ के लोग और मरीजों से पूछूंगा कि उनको उनके मसाइल, उनका इलाज और उनको दवाइयाँ और सहूलियात बराबर तरीके से दी जा रही हैं या नहीं। इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, उस अगर किसी की शिकायत मिली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत है। सरकारी कागज़ों में डॉक्टर्स की तादाद 5,500 है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स ड्यूटियों और जाए तैनाती से गैर हाजिरी आम है। शहरी कहते हैं कि डॉक्टर्स सरकारी ड्यूटी में तो दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन दिन रात निजी अस्पतालों और ज़ाती क्लिनिकों में पाए जाते हैं।
सुबह जब डॉक्टर आ जाते वो तकरीबन 12 बजे तक होते, तो फिर वो चले जाते, फिर उसके वार्ड बॉय वगैरह आते रहते। और तो वैसे 24 घंटे उसकी सर्विस मौजूद नहीं है BMC में। अभी तक कुछ पता नहीं चला डॉक्टर का, अभी तक। अभी मैं जा रहा हूँ देखूँ मरीज, अभी अगर शाम तक पता चला सही, अगर हुआ ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ से निकालेगा। महकमा सेहत ने हाल ही में सूबे के सरकारी अस्पतालों के लिए कंसल्टेंट समेत 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स की तैनाती के ऑर्डर्स जारी किए हैं। शहरियों का मुतालबा है कि इससे महकमे के माली बोझ में मज़ीद इजाफा होगा। इससे कबल ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। वजारत कानून इंसाफ ने सदर मुमलिकत के खत पर अपनी राय दे दी है। वजारत कानून इंसाफ ने सदर मुमलिकत के खत के जवाब में अपनी राय दे दी। जवाबी खत में लिखा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने की मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ही है। अगर सदर कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख देंगे तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। सदर के तारीख देने का इख्तियार तस्लीम किया जाए तो सूबों में ये इख्तियार गवर्नर्स के पास है। यूँ पंजाब में इलेक्शन कमीशन और बाकी तीनों सूबों में गवर्नर्स को तारीख देने का इख्तियार होगा। वजारत कानून इंसाफ के खत में कहा गया है कि मौजूदा असम्बली आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील हुई है। सदर को दी जाने वाली आर्टिकल 58(1) के तहत एडवाइस आर्टिकल 48 से ज्यादा अहमियत की हामिल है। आर्टिकल 48(1) के तहत सदर के पास एडवाइस वापस भेजने का इख्तियार होता है। आर्टिकल 58(1) सदर को एडवाइस वापस भेजने की इजाजत नहीं देता। खत में कहा गया है कि उम्मीद है सदर को वजारत की राय से मदद मिलेगी। अगर सदर को मजीद मुआवनत दरकार हो तो वजारत कानून और इंसाफ मदद के लिए मौजूद है। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी और तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है। सदर के नाम वजारत कानून के जवाबी खत पर प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रद्दमल देते हुए आबिद जुबैरी ने मजीद कहा कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करके गैर आईनी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो सियासी जमातों के वफूद के साथ मुलाकातें तो कर रहा है, लेकिन अभी तक वो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर रहा। डेट वो दे ही नहीं सकते इस केस में, सदर मुमलिकत को देनी है। ये अंडर आर्टिकल 48(5) क्लॉज 5 सदर का इख्तियार है, उनको तारीख देनी है। 48 घंटे के बाद तहलील नहीं हुई है असेंबली, यहाँ सदर मुमलिकत ने साइन कर दिया तो आप सेक्शन 57 पे नहीं जा रहे, आप जाएंगे। आपको आर्टिकल 48(5) में सदर साहब को तारीख देनी चाहिए जो अपनी आईनी बात नहीं पूरी कर रहे। वो आप आइन का आर्टिकल 58 पढ़ें 58(1) तो डिसॉल्व करने का जो इख्तियार है और जो डिसॉल्व करने वाला जो शख्स है वो सदर ही है। लिहाजा दोनों सूरतों में अदम एतमाद का मामला हो या वजीर आजम की एडवाइस का मामला हो, दोनों सूरतों में सदर डिसॉल्व करते हैं। और 48(5) ये कहता है कि वेयर द प्रेसिडेंट हैज डिसॉल्व्ड द नेशनल असेंबली ही शैल फिक्स द डेट। अगर इलेक्शन कमीशन ने एज्यूम कर लिया कि ये इख्तियार डेट देने का हमारे पास है तो डेट दे दें, क्यों नहीं देते? देखिए, हमारी उनसे इस पे बात हुई। जो मेरी पार्टी का वफ्द गया था, मैं उसका हिस्सा था। और 14 दिसंबर को जब हल्का बंदियां ख़त्म होंगी तो उसके बाद 54 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। वो रफली 15 से 25 फरवरी की डेट इलेक्शन की बनती है। अब क्योंकि 40 अरब रुपए से आपने एक सेंसस करवाया, कंसेंसस से वो डॉक्यूमेंट पास हुआ, अब डीलिमिटेशन उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। पीपल्स पार्टी ने तो एक नया मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। वो तो काबीना में भी मंजूरी में शामिल थे, CCI में भी शामिल थे। मैं समझता हूँ एक सियासी बयानिया है, कोई आफ्टर थॉट है, और उनको बाद में ख्याल आया कि हो अच्छा अब तो ये इलेक्शन में जाने के लिए ये बयान लेना चाहिए। तो आफ्टर थॉट्स कई दफ़ा अच्छे नहीं होते। सियासी मुफाद परस्ती है लगती है। बात करते हैं साइफर केस की, जिसमें सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को भी 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने दोनों मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तों पर 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज ज़की। सीक्रेट एक्ट अदालत में साइफर केस की समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन चेयरमैन PTI के खिलाफ केस की समाअत के लिए अटक जेल पहुंचे। जराये के मुताबिक चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने साइफर केस ओपन कोर्ट में चलाने, वजारत कानून का जेल ट्रायल नोटिफिकेशन कलअदम करार देने और जमानत की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह करते हुए दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को FIA ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कायम सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश
किया। जराये के मुताबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी से मोबाइल और साइफर बरामद करने के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने प्रोसिक्यूशन से इस्तफसार किया 2 दिनों में तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है, मजीद जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। अदालत ने FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए शाह महमूद कुरैशी को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वकील सफाई बाबर रवान ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत दायर की, जिस पर अदालत ने फरीकैन को 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने वकला को जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने की भी इजाजत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद खाकान, नासिर मुगल और साथी रिपोर्टर रिजवान यूसुफजई के साथ अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि साइफर असली हालत में आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का सिलसिला तर्क किया जाए। वफाकी काबीना के हुक्म पर डी क्लासीफाई होने के बाद साइफर मामले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता। इस इजलास में हलीम आदिल शेख की सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी की भी मजम्मत की गई। आगे बढ़े। बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि लापता अफराद का हसास मामला सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। वाज़े किया कि मामला सियासी बनाने की कोशिश पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। एक बयान में हुकूमत बलूचिस्तान ने बाज़ सियासी जमातों की जानिब से गुमशुदगियों में हुकूमत के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात की भी तरदीद की और तमाम लापता अफराद की तलाश और बाजियाब कराने के अज़्म का इजहार किया और कहा कि प्रोपेगेंडे का मकसद निगरां हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दबाव डालना है। हुकूमत बलूचिस्तान ने वाज़े किया कि अब तक लापता अफराद के हवाले से कोई खातिर खा शिकायत मौसूल नहीं हुई। बलूचिस्तान हुकूमत का यह बयान बाज़ सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम के दौरान लापता अफराद का मसला उठाने और गुमशुदगियों का जिम्मा हुकूमत को ठहराने के बाद सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुल्तान से चार्टर्ड फ्लाइट पर कोलंबो पहुंच गई है। कौमी स्क्वाड बस के जरिए कोलंबो से कैंडी पहुंचेगा। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का मैच 2 सितंबर को खेला जाएगा। और अब बात करते हैं एशिया कप के इफ्तिताही मैच की, जिसमें पाकिस्तान ने नेपाल को आउटक्लास कर दिया। 238 रन्स के भारी मार्जिन से हरा दिया। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की सेंचुरीज की बदौलत पाकिस्तान ने 342 रन्स का पहाड़ खड़ा किया था। बाबर ने 151 रन्स बनाए, इफ्तिखार अहमद ने 109 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में नेपाल की टीम 104 रन्स बनाकर आउट हो गई। शादाब खान ने 4, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्तान में एशिया कप के इफ्तिताही मैच में होम टीम का आगाज अच्छा ना रहा। फखर और इमाम की शराकत 21 रन्स पर टूट गई। फखर 14 रन्स बनाकर आउट हुए। 4 रन्स का इजाफा हुआ तो इमाम 5 रन्स बनाकर रन आउट हो गए। अब कप्तान बाबर और रिजवान विकेट पर रुके। स्कोर 111 हुआ तो रिजवान 44 रन्स बनाकर लौट गए। सलमान आगा सिर्फ 5 रन्स बना सके। अब कप्तान का साथ देने इफ्तिखार अहमद आए। दोनों ने खूब रन्स बनाए। पहले बाबर ने सेंचुरी मुकम्मल की, करियर की 19वीं सेंचुरी बनाई। बाबर आजम ने दूसरी मर्तबा 150 क्रॉस किया। दूसरी जानिब से इफ्तिखार अहमद ने जारहाना सेंचुरी मुकम्मल की। कप्तान 131 गेंदों पर 151 रन्स बनाकर आउट हो गए। इफ्तिखार ने सिर्फ 71 गेंदों पर 109 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट पर 342 रन रहा। हदफ के ताक़ुब में शाहीन आफरीदी ने पहले ही ओवर में दोहरी जर्ब लगाकर नेपाल को मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद वक्फे से विकेटें गिरती रहीं। आरिफ शेख ने 26, सोमपाल कामी 28 और गुलशन झा 13 रन्स के साथ डबल फिगर में दाखिल हुए। नेपाल की पूरी टीम 24वें ओवर में 104 रन्स बनाकर आउट हो गई। शादाब खान ने 4 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट का दूसरा मैच आज बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान पालीकिले में खेला जाएगा। वनडे करियर में पहली सेंचुरी बनाने वाले इफ्तिखार अहमद का कहना है कि 6ठे नंबर पर बैटिंग करते हुए सेंचुरी बनाना मुश्किल होता है। नेपाल के खिलाफ ज्यादा ओवर्स खेलने को मिले, खुशी है सेंचुरी बनाई। एज ए प्रोफेशनल हर प्लेयर का एक ख्वाब होता है कि मैं 100 करूं, और 6 नंबर पे 100 करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की वजह से की है। बॉडी लैंग्वेज हमारे हर मैच में होती है, क्योंकि एज ए टीम आप 25 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो हर मैच आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और बात है इंडिया के मैच, तो मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा एक मैच की तरह होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी कॉन्फिडेंस है और हम जीत के आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। मेरे ख़्याल में मुझे बहुत टाइम के बाद ये मैं आगे आया हूँ बैटिंग के लिए। हमेशा मैं 45 ओवर 40 ओवर के बाद ही आता हूँ। देखो एज ए प्रोफेशनल आपने हर टाइम
अपने आप को रेडी करना है और हर सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी करना है। तो यही है कि अपने स्किल वर्क पे काम करता हूँ और अभी मुझे पता चल गया कि मतलब आपको इतना चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 नंबर पे आपको हमेशा 40 ओवर के बाद आपको चांस मिलता है। तो उसी तरह मैं हार्ड हिटिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। वो आया, उसने मैदान में खेलना शुरू किया और सेंचुरियों के अंबार लगा दिए। ये बात बजा तौर पर पाकिस्तान टीम के क्रिकेट कैप्टन और नामवर बैटर बाबर आजम के लिए कही जा सकती है। वनडे क्रिकेट में सिर्फ 102 इनिंग्स में 19 सेंचुरियां इस बात का वाज़ेह सबूत हैं। सिर्फ 8 बरस कबल वनडे क्रिकेट के मैदान में कदम रखने वाले बाबर आजम ने इस फॉर्मेट का मैदान फतह कर लिया है। एशिया कप में नेपाल के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने कैरियर की 19वीं सेंचुरी बनाई तो उन्होंने जनूबी अफ्रीका के मारूफ बैटर हाशिम आमला को पीछे छोड़ा। हाशिम आमला ने 104 इनिंग्स में 19वीं सेंचुरी बनाई थी, जबकि बाबर आजम ने यह संगमील 102 इनिंग्स में अबूर किया। उनके अलावा विराट कोहली, डेविड वार्नर और एबी डिविलियर्स ने 19वीं सेंचुरी तो बनाई, मगर उसके लिए बाबर से ज्यादा इनिंग्स खेली। कम से कम इनिंग्स में 19 सेंचुरियां बनाने वालों में बाबर आजम का नंबर पहला है, जिन्होंने 102 इनिंग्स में यह कारनामा अंजाम दिया। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 104, भारत के विराट कोहली ने 124, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 139 और एबी डिविलियर्स ने 171 इनिंग्स में यह कारनामा अंजाम दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाबर आजम इतनी ही इनिंग्स खेलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की फहरिस्त में भी नंबर 1 पर है। बाबर आजम ने 102 इनिंग्स में 5353 रन बना लिए। इतनी ही इनिंग्स के बाद हाशिम आमला के 5165, जो रूट के 4480, शाय होप के 4465 और शिखर धवन के 4401 रन थे, जबकि इस फहरिस्त में विराट कोहली का नंबर 11वां है। बाबर आजम विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। बतौर वनडे कप्तान विराट कोहली ने 36 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे। बाबर को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 5 इनिंग्स में सिर्फ 6 रन दरकार हैं।